तो ये भी बनाई जाती है ना अमितोष जी, एक अवधारणा तो ये भी बनाई जाती है कि मुस्लिमों को टारगेट करके ये जानबूझकर कर रही है सरकार। जी कहां से, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था अनुराग जी, उसी पॉइंट पे। कुरान की सूरत 47 आयत 2 क्या कह रही है? रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए हो और उसे चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया, और वही सत्य है उनके रब की ओर से, उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। अंत में क्या रहा है? उनका हाल ठीक कर दिया, मतलब end of the day human rights shall prevail, end of the day justice shall prevail, end of the day gender equality shall prevail, end of the day national integration shall prevail, end of the day constitution shall prevail। और इसीलिए लगातार अपोज करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल पर्सपेक्टिव को देखते हुए अनुराग कितने केसेस में सरला मुद्दे, शाह बानू, जॉन वेलवेटम, मैं इसको सॉर्टिफाई कर देता हूं, 1975 के बाद से 2016 तक 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की संस्तुति की कि देश में यूसीसी होना चाहिए। तो दानिश भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बाबा साहेब ने संविधान सभा में कहा, केसी मुंशी जैसे बड़े नेता ने इस बात को कहा कि देश में अगर एकता और यूनिफाइड अगर सबको रहना है तो फिर ये यूसीसी जरूरत है देश की। और ये आज से नहीं है, ये बीजेपी, आप जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, ये तो सालों से होता आ रहा है जब इस बात की मांग होती रही है। दानिश भाई जल्दी सुनिए, देखिए मैं बस मैं 20 मिनट में अपनी बात 20 सेकंड में बात अपनी खत्म करूंगा। सुनिए, मैं आपसे उनसे ये पूछा कि आप यूसीसी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जिन जजमेंट्स को हमारे मित्र ने कोट किया है, उनसे ये पूछ लीजिए कि उस यूसीसी में क्या ट्राइबल्स और बाकी सारे जो भी दूसरे सब ट्राइब्स हैं वो एक्सक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दानिश भाई एक छोटी सी चीज पूछ लूं। दानिश भाई, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछा, अगर ट्राइबल्स को शामिल कर लें तो क्या आप ओके रहेंगे कि नहीं ठीक है साहब हम पर भी लागू कर दीजिए? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको एक बात, सर कानून आपके हिसाब से थोड़ी बनेगा देश में? अरे सुनिए, हम का विरोध करने का अधिकार तो हमारा है ना, हमारा कानूनन अधिकार तो है किसी भी चीज का जायज तरीके से विरोध करना। कैसे खराब हो सकता है देश में? सुनिए हम तो बता रहे हैं संविधान। इंटरप्ट मत करिए। सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कानून बदल जाएंगे? मैंने आपको यही कहा कि हमारे दोस्त ने ये बताया, मैट्रिमोनियल एक्ट बताया और हिंदू रिलीजन एक्ट बताया, तमाम चीजें बताई। वो ये भूल गए कि आपके यहाँ जो है शादी एक वो है 7 जन्मों का बंधन, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ है, बाकी तो किसी का भी नहीं है। सुनिए, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में तो ये साफ तौर पे कहा गया। मैं इसमें काउंटर कर देता हूँ। सुनिए, मैं खत्म कर दूं, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से थोड़ी कर लेंगे, वो इक्वालिटी तो जरूरी है ना सर। आप इसको एक पक्ष से देख रहे हैं, बतौर पुरुष आप पुरुष वाले पक्ष से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस महिला के साथ किसी मुस्लिम पुरुष की शादी होती है, क्या वो महिला अलाउ करना चाहती है कि वो मुस्लिम पुरुष 3 शादी के बंधन में बंधे? आप 3 लोगों के साथ जल्दी दानिश भाई जल्दी। अनुराग मैं जवाब धनंजय जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, सवाल आके यह है कि कोई भी कानून जब तक सिविल है तब तक वो क्रिमिनल नहीं है, और अगर कहीं कोई क्रिमिनलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत, जो ये बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं, सुनिए, अरे आपका बेसलेस आर्गुमेंट, मुझे ये बताइए, ट्रिपल तलाक के अंदर में मुसलमानों के लिए 3 साल का वो है प्रावधान, तो पढ़ लीजिए। सेक्युलर एक्टिविटी नहीं मानते क्या आप रेडिकल एक्टिविटी मानते? सिर्फ सुनिए, सेक्युलर क्या है? सेक्युलर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया को रख रहे हो, भारत के संविधान के ऊपर तो शरिया को लग रहे हो 1937 में लाए गए, तो फिर भारत को आप अपना देश कैसे मान रहे हैं? संविधान को अपना कैसे मान रहे हैं? आप बोल रहे संविधान आपके लिए एग्रीमेंट है, बोल रहे संविधान आपके लिए एग्रीमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया किसको ऊपर रखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया, कॉन्स्टिट्यूशन शरिया। मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दूं। आप मुझे ये बताइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आप उसके जो एक्ट है उसको मानते हैं या नहीं मानते? ये बता दीजिए, मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना जवाब दीजिए। पूरा देश मानता है सर। परतोष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो इतना बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को आप मानते हैं? जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं है। दे रहा हूं दानिश भाई, पूरा देश मानता है। जल्दी से दानिश भाई, इक्वालिटी को मानते हैं, जेंडर बेस को मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को मानेंगे, आप शरिया कानून का संविधान के ऊपर रखेंगे? अरे जवाब तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी में सबसे पहले 50% महिलाओं को तो ले आइए, इलेक्शन में ले आइए, एमपीज के लिए आइए। दानिश भाई आप इसको डायरेक्शन में सरकार को जवाब देना होगा। मैं धनंजय जी आपके पास आता हूं। अमितोष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमितोष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दानिश भाई अब थोड़ा सा रुक जाइए। दानिश भाई आप थोड़ा सा रुक जाइए। आचार्य चक्रपाणी जी का वक्त है, इसके बाद में धनंजय जी आपके पास आता हूं। चक्रपाणी जी महाराज, एक धर्म हमारे देश में जिसको संविधान परस्त रहना है,
वो कहता है कि हमें पर्सनल लॉ की जरूरत है, वो अल्पसंख्यक है। तो क्या बहुसंख्यकों को अपने अलग लॉ और नियम की जरूरत नहीं लगती? और नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन वो था जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन इस आधार पे हो गया कि भाई उनके खान पान अलग है, उनके पूजा पद्धति अलग है, उनके रहन सहन अलग है। इस आधार पे हमारे देश के टुकड़े एक पाकिस्तान कर दिया गया और उसको मुस्लिम राष्ट्र हो गया। और यहाँ पे जो लोग रहे वो इस शर्त पे रहे कि यहाँ पे रहने की जो भी संविधान वो होगा उसके साथ हम रहेंगे। तो एक तरह से दया के रूप में यहाँ पे चाहे जो लोग ठहर गए उनको रखा गया। लेकिन आज वर्तमान में जब समान नागरिक संहिता की बात, यानी हम विशेष की बात नहीं कर रहे, स्पेशल हम अपने को अधिकार नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपने अनुसार 4 शादियां करता है और एक व्यक्ति एक में सीमित हो जा रहा है। तो इससे न सिर्फ जनसंख्या का बल्कि एक संसाधनों का भी एक सीमित संसाधन है देश का, उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन एक जो कट्टरपंथी वर्ग है जो भारत में है, या फिर आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनका अधिकार मिले? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि देश जब वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। आज तो भी समान नागरिक संहिता पे जो समस्या ये पैदा हो रही है और विवाद हो रहे होता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र देश अगर हो जाता तो इस तरह की विषय उठता नहीं और देश पुनः विश्व गुरु बना होता। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी गिद्ध दृष्टि पड़ी, हमारे देश को कहीं ना कहीं खोखला करने में सेकुलर के नाम पे जानबूझ करके हिंदुओं के साथ ठगी किया गया कि आज अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उस पर भी बवाल हो रहा है कि नहीं हमें तो विशेष चाहिए, यानी अल्पसंख्यक यहाँ पे बहुसंख्यक पे हावी है। आप देखिए एक तरफ बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। अरे भाई अगर दानिश जी को सरिया कानून चाहिए तो पाकिस्तान चले जाए। रिगार्डिंग बात करिए, मुझे ये बताइए कि अगर मुस्लिम धर्म पर यूसीसी लागू हो जाएगा, एक देश एक विधान लागू हो जाएगा, तो इसे चेंजेस क्या देखते हैं आप? समझ क्या पाते हैं कि क्या बदल जाएगा? आता हूं दानिश भाई इसके बाद। नहीं, बदले का मूल विषय यह है कि हमारे कई प्रकार हमारे जो इस प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याएं देश में है वो समाप्त होंगे। अभी तो जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने जिस तरीके से आप देखो ना, वक्फ बोर्ड से लेके और विशेष दर्जा दे दिया है, विशेष अधिकार दिया है, जिसके वजह से पूरे देश में अव्यवस्था फैली हुई है। और उसी अव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। और हम तो कह रहे कि समान नागरिक संहिता मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकली कुछ सवाल उठाए दानिश कुरैशी ने। धनंजय गिरी जी प्लीज आप उसका जवाब दे दीजिए। विकास होगा। दानिश कुरैशी के हिसाब से मैंने जब सवाल पूछा कि क्या ट्राइब्स को शामिल कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ट्राइब्स शामिल कर देंगे फिर भी विरोध करना हमारा अधिकार है। धनंजय जी जल्दी से। देखिए अनुराग जी, अगर विरोध के लिए ही विरोध है जैसा कि वो कह रहे हैं, और उनको मुल्क से ऊपर मुसलमान रखने की जो कांग्रेस के अपीसमेंट की पॉलिटिक्स रही है, वो एक बात वो सही कह रहे हैं कि उनके यहाँ मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है, तो उनके यहाँ मैरिज इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो दूसरे जन्म के बाद